Assalamu alaikum, dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic the coming up of the factory. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था किस तरह से पुटिंग आउट सिस्टम में जो कल्टीवेटर्स थे, जो आर्टिजन्स थे, वो किस तरह से काम करते थे और मर्चेंट उनको कैसे रेगुलेट करता था। तो गिल्ड्स जो ग्रुप्स ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी होते थे वो किस तरह से काम करते थे। हर गिल्ड का एक ग्रुप हेड होता था जो उन पे नज़र रखता था, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। तो ये सिस्टम 17th और 18th सेंचुरीज़ तक चलता रहा। तो उसके बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ वो कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अर्ली फेज, या हम कहेंगे फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो पहला सिस्टम था वो कैसे बदल गया और दूसरा सिस्टम कैसे आ गया, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। So the earliest factories in England came up by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. The first symbol of a new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let's look briefly at some of these. तो जो सबसे पहले फैक्ट्रीज़ बनी ओबियसली वो कॉटन की थी, और इंग्लैंड में, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई, बाद में फैल गई दूसरी कंट्रीज़ में भी। तो जो पहली फैक्ट्रीज़ बनी वो कॉटन की थी, और कॉटन मैंने पहले भी यूज़ किया है वर्ड फैक्ट्री, तो इट इज़ समथिंग डिफरेंट, इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। तो ये भी देखेंगे फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस थी। तो जो पहली फैक्ट्रीज़ बनी वो थी कॉटन की, और 1760 में ब्रिटेन हार्डली इंपोर्ट कर पाता था 2.5 मिलियन पाउंड्स, जो कि 1787 में 22 मिलियन पाउंड्स हो गया रॉ कॉटन। तो सवाल है यहाँ पे, रॉ कॉटन लाया कहाँ से जाता था, फिर कहाँ पे तैयार होता था, वो क्लॉथ में कैसे कन्वर्ट होता था, किस तरह के ट्रेंड्स आ गए इस नए सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। इस चीज़ को गौर से देखिए, ये आपको दिखाएगा लैंकेशायर कॉटन मिल। तो द आर्टिस्ट सेड, seen through the humid atmosphere that makes Lancashire the best cotton spinning locality in the world. A huge cotton mill aglow with electricity in the twilight is the most impressive sight. इस कॉटन मिल को देखिए, ये आपको लैंकेशायर दिखाएगा, यानी ब्रिटेन की एक कॉटन मिल, जहाँ पे आपको धुआं नज़र आएगा, जहाँ पे आपको बड़ी 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 सी बिल्डिंग नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें साइन देती है जो सबसे पहले कॉटन मिल्स बनाई गई। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट इन पुटिंग आउट सिस्टम में डिस्कस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती थी, दूसरा उन पे नज़र रखना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो देखते हैं जो 18th सेंचुरी में चेंज आई उनके वो चेंजेस क्या थी। तो सबसे पहली जो मिल थी कॉटन मिल, वो बनाई थी रिचर्ड ऑकराइट ने। तो उसने इस मिल में क्या किया, देखिए, उसने सारे लोगों को एक ही जगह पे जमा किया। देखिए कैसे, सिर्फ रॉ मटेरियल जो निकालता था, इट मीन्स कल्टीवेटर से, फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल मिल की बात करेंगे, कहीं से रॉ कॉटन लाया गया और वो इस मिल में पहुंच गया। अब देखिए काम कैसे होता है, एक ही मिल में, एक ही बिल्डिंग में वीवर भी है, डायर भी है, डिज़ाइनर भी है, टेलर भी है, और जो भी, जैसे कैडर जिसको हम बोलते हैं, जो इस कॉटन को पहले साफ़ करता है, फ्री करता है, वो भी यहीं पे है। यानी हर कोई पर्सन एक ही मिल में ऐड हो गया। तो जो काम पहले डिफरेंट विलेजेस में होता था, अलग अलग विलेजेस में अलग अलग काम, अब वो सारे काम एक जगह पे लाए गए, एक जगह पे होने लगा। अब इससे क्या होगा, देखिए, जो मिल का ऑनर है वो वीवर्स पे भी नज़र रखेगा, वो कितने घंटे काम करते हैं,
वो जो प्रोड्यूस करता है, चीज़ बनाता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने घंटे काम करता है। डायर पे नज़र रखेगा कौन सा कलर यूज़ कर रहा है। इसी तरह से टेलर पे नज़र रखेगा कौन सा डिज़ाइन बना रहा है, या डिज़ाइनर पे नज़र रखेगा। तो इसने क्या किया, जो रिचर्ड ऑकराइट था, इसने सारे लोगों को एक ही बिल्डिंग में जमा कर दिया। अब ये सारे काम जो पहले अलग अलग विलेज में होते थे, अब ये सारे काम एक जगह पे होने लगे। इसका नतीजा क्या हुआ, ये अपने हिसाब से इनको काम करा रहा है। तो जब इसे लगता है कि मार्केट में मेरी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, तो ये इनसे ज़्यादा काम लेता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको ज़्यादा पैसे भी देता है। तो इस तरह से काम अब इसके हाथ में आ गया। अब देखिए डिफरेंस क्या है। पहले काम को कंट्रोल करता था काम करने वाला, अब काम को कंट्रोल कर रहा है काम करवाने वाला। यानी पहले आर्टिजन खुद अपनी मर्ज़ी से काम करता था, कल्टीवेटर अपने हिसाब से काम करता था, डायर अपने हिसाब से काम करता था, जो कैटरिंग का सिस्टम था वो अपने हिसाब से हो रहा था। तो ये काम अब कंट्रोल कर रहा है खुद मालिक, जो मिल ऑनर है, वो इनको बता रहा है कि किस तरह से काम करना है, कितनी देर तक काम करना है। और इस तरह से इसने सारे लोगों पे सारे लोगों को एक जगह पे जमा किया। तो दिस सिस्टम कैम टू बी नोन एज फैक्ट्री सिस्टम। तो फैक्ट्री असल में वो जगह थी जहाँ पे सारे लोग अलग अलग काम एक ही जगह पे करते थे। जबकि पहले क्या था, पुटिंग आउट, या जिसको हम दादनी सिस्टम बोला, वहाँ पे मर्चेंट जाता था, फिर वहाँ से लाता था। इट वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट वाज वेरी मच स्लो प्रोसेस। नाउ इट बिकम वेरी फास्ट। दूसरी चीज़ जो 18th सेंचुरी में आई वो थी नई नई इन्वेंशंस। देखिए डियर, एग्जाम्पल हम लेंगे स्पिनिंग व्हील की। स्पिनिंग व्हील मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसको गौर से देखिए, एक वीमेन है जो स्पिनिंग व्हील चला रही है। तो ये एक वीमेन सिर्फ एक धागा तैयार करती है। ये एक वीमेन सिर्फ एक धागा तैयार करती है। अगर 10 वीमेन हो एक जगह पे तो कितना करेंगे, 10 धागे। अगर 100 हो तो 100, अगर 1000 हो तो 1000। तो इन सारों को एक जगह पे लाया गया। इसी तरह से दूसरी चेंज भी देखेंगे, वो क्या थी। अब जो कैडिंग है या ट्विस्टिंग है, स्पिनिंग है, रोलिंग है, ये नई नई मशीन से अब होने लगा। अब मशीन इसमें इन्वॉल्व होने लगी। तो देखते हैं किस तरह से मशीन इसमें इन्वॉल्व होने लगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको देखिए गौर से। इसको कहा जाता है स्पिनिंग जेनी, जो एक साथ कई धागे प्रोड्यूस कर सकती है। जबकि पहले एक वीमेन एक धागा प्रोड्यूस करती थी, अब ये मशीन जो हल्की फुल्की मशीन है, चलाने वाला एक और बहुत सारे धागे, वहाँ पे चलाने वाला एक और धागा सिर्फ एक। तो जब ये चेंज आएगी, सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन होगी वो तो ज़्यादा होगी। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मार्केट में ज़्यादा मटेरियल पहुँचेगा। मार्केट में ज़्यादा मटेरियल पहुँचेगा तो ओबियसली डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो दिस changed the whole trend of what we can say manufacturing the cotton, or we can say textiles. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था कंट्री साइड में या रूरल एरियाज़ में या टाउन्स में वो प्रोड्यूस करने का, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, दैट कंटिन्यूड। तो ये तो पहली पहली फैक्ट्रीज थी जो कहीं कहीं पे एस्टैब्लिश की गई, ये कहीं पहली पहली मिल्स थी जो बनाई गई। लेकिन जो अभी चेंज आनी थी, फुल फ्लैज्ड चेंज, यानी सारे लोग इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते, फॉलो करते, वो अभी नहीं था। 18th सेंचुरी में ये सिर्फ शुरुआत थी और कहीं कहीं पे नज़र आई। तो जहाँ जहाँ पे भी नज़र आई वहाँ वहाँ प्रोडक्शन बढ़ती गई। जहाँ जहाँ प्रोडक्शन बढ़ती गई वहाँ इनका प्राइस भी कम होने लगा। वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मिल्स या फैक्ट्रीज बनती गई वैसे वैसे कुछ चेंज आती गई। अब चेंज क्या आएगी, जहाँ मिल बनी, जहाँ फैक्ट्री बनी, लोग उस तरफ जाने लगे और वहाँ पे रहने लगे। जैसे जैसे वो वहाँ पे रहने लगे वैसे वैसे उन एरियाज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई।
और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई वैसे वैसे नई तरह की प्रॉब्लम्स भी इमर्ज हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स क्या थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। तो यहाँ आप गौर से देखिए, इंडस्ट्रियल जिसको हम मैनचेस्टर कहते हैं, देखिए आप चिमनीज़ को देखिए, इसने किस जो पहले साफ़ हुआ करती थी प्लेस उसको किस तरह से स्मोक से गंदा कर दिया। आपको आप ऊपर नज़र डालिए, यहाँ पे चिमनीज़ आपको धुआं दिखाती हुई नज़र आएंगी। तो इस तरह से जो लैंडस्केप था टाउन्स का या फिर विलेजेस का, या जहाँ जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ ये मिल्स बनी, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वो किस तरह से पोल्यूट होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। नाउ द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया किस तरह से पहली फैक्ट्रीज़ इमर्ज हो गई, और वहाँ पे जो काम करने वाले थे वो मशीन से ज़्यादा लोग थे। तो देखते हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी फ़ास्ट थी और कहाँ कहाँ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये भी कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी इसका सिर्फ मतलब था कि ग्रोथ, फैक्ट्रीज़ ग्रोथ हो रही हैं, या फिर और भी कुछ चेंजेस। तो यहाँ पे जैसा कि पहले भी हमने बोला, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये स्टार्ट हो गई ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई डेफिनेटली वो तो कॉटन थी, लेकिन कॉटन के बाद जो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आती है, दीज आर कॉल्ड मेटल इंडस्ट्रीज़। और मेटल इंडस्ट्रीज़ में दो इंडस्ट्रीज़ थी जो ज़्यादा डेवलप हो गई, और इनमें थी आयरन और स्टील। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था ये 1840s के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने लगा, ख़ास तौर पे तब जब जो जिसको हम कहते हैं रेलवेज़ और शिपिंग का बिज़नेस बढ़ने लगा। देखिए, जैसे जैसे रेलवे लाइन्स बढ़ती गई वैसे वैसे रेलवे लाइन्स बनाने के लिए जो टूल्स, इम्प्लीमेंट्स या फिर आयरन या स्टील चाहिए उसकी डिमांड बढ़ गई। एंड ओबियसली ये सबसे पहले प्रोड्यूस होता था ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश के एक्सपोर्ट्स पे अब जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश के एक्सपोर्ट्स चेंज होने लगे। देखिए कैसे, शिप्स बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत है, या फिर आयरन इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, या फिर आयरन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो वो ब्रिटेन में बन रहे थे। तो पूरे वर्ल्ड, ख़ासतौर पे जो यूरोपियन वर्ल्ड था, वो ये ख़रीदने लगा ब्रिटेन से। तो जैसे जैसे डिमांड इनकी आती गई वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ प्रोग्रेस करने लगी। तो पहले कॉटन की डिमांड थी बहुत ज़्यादा, कॉटन टेक्सटाइल्स की। तो कॉटन का मार्केट बहुत वाइब्रेंट था, तो ये ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे। अब रेलवेज़ बनने लगी, अब शिप्स बनने लगे, अब मेटल्स बनने लगे, या फिर मेटल इस्तेमाल होने लगा कंस्ट्रक्शंस में। तो नतीजा क्या हुआ, मेटल इंडस्ट्रीज़ ख़ासतौर पे जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, ये बहुत डेवलप होने लगी। तो 1840s में इंग्लैंड में रेलवेज़ इंट्रोड्यूस की गई, और 1860s में कॉलोनीज़ में जो रेलवे नेटवर्क बनाया गया, वहाँ पे आयरन की ज़रूरत पड़ी। तो जितनी ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में आयरन की डिमांड बढ़ती गई, आयरन चीज़ों की डिमांड बढ़ती गई रेलवेज़ के लिए, उतना ही ब्रिटेन में ये इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगी। अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। एक, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा आने लगा ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल लेने लगा, और रिटर्न में ये एक्सपोर्ट करने लगा वो चीज़ें जो उस रॉ मटेरियल को बनाई जाती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ कॉटन या फिर रॉ आयरन बहुत ख़रीदा गया। उनको चीज़ें कन्वर्ट या उनको पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद, या रेलवे डिब्बे बनाने के लिए जब ये आयरन तैयार हुआ तो इसको एक्सपोर्ट करने लगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट नज़र आया। एक्सपोर्ट रेट बढ़ गई चीज़ों की, बनी हुई चीज़ों की, और इंपोर्ट रेट बढ़ गई उन चीज़ों की जिनको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स। सो रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बिगेन टू इंक्रीज एंड import of raw materials began to increase and export of finished goods began to increase। फिर से, पहले ब्रिटेन इंपोर्ट करता था, खरीदता था बनी हुई चीज़ें।
अब ये बेच रहा है बनी हुई चीज़ें। पहले ब्रिटेन जो है रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करता था, अब ये रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता था। डेफिनेटली जब इंडस्ट्री बनेगी तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो कलनीज़ से लाया जाएगा, तो कलनीज़ पे इम्पैक्ट देखा जाएगा फिर बाद में। तो डिस्कस करेंगे बाद में इस टॉपिक को हम कि कलनीज़ पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो फ़िलहाल 1840s और 1860s बल्कि 1870s में जो ब्रिटिश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स थे वो डबल होने लगे। तो एक्सपोर्ट करने लगे ये ख़ास तौर पे स्टील और कॉटन या फिर आयरन की चीज़ें, और इंपोर्ट करने लगे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो इन्हें अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी था। दूसरा फैक्टर जो हम इसमें देखेंगे, पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी किस स्पीड से इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम था वो किस स्पीड से बढ़ता गया, दूसरा फैक्टर हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे क्या नज़र पड़ी, क्या इम्पैक्ट रहा। दूसरा हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ तो बनती गई, फैक्ट्रीज़ तो बनती गई, लेकिन वो फैक्ट्रीज़ जहाँ पे मशीन्स इंस्टॉल की गई वो बहुत कम थी। जो फैक्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़, जो मिल्स मशीन्स इंस्टॉल करके काम करवाती थी, उनकी जो प्रोग्रेस थी, उनकी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत स्लो थी। क्यों? बहुत से रीज़न्स। एक, मशीन ख़रीदना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। मशीन ख़राब हो गई, उसका ख़र्चा उठाना, इन्वेस्टमेंट दोबारा। तीसरी तरह से अभी भी बहुत सारे लोग बेकार है जिनको कोई काम नहीं है, तो क्यों मशीन्स पे पैसा वेस्ट किया जाए। तो इस तरह से कुछ लोगों ने अभी भी प्रेफर किया लेबरर्स को। तो 19th सेंचुरी में कहा जाता है, 19th सेंचुरी में जो काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ थी, जो फैक्ट्रीज़ थी, उनमें ज़्यादातर लोग काम कर रहे थे रादर देन मशीन्स। तो यहाँ मैं बताऊँगा, इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द total workforce was employed in the technologically advanced industrial sectors। तो जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स थे इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पे मशीन्स इंस्टॉल की गई थी, वहाँ पे हार्डली 20% वर्कर्स काम करते थे। तो मतलब अभी भी 80% वर्कर्स फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, मिल्स में काम कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पे मशीन्स इंस्टॉल पूरी तरह से नहीं की गई। मशीन्स इंस्टॉल की गई लेकिन सारी इंडस्ट्रीज़, सारी फैक्ट्रीज़ में नहीं। तो अभी भी बहुत सारा जो प्रोडक्शन थी वो अभी भी इसी डोमेस्टिक यूनिट से आ रहा था। मतलब अभी भी उन फैक्ट्रीज मिल से आ रहा था जहाँ पे लोग अपने हाथों से काम कर रहे थे। तो अभी भी मशीन प्रोड्यूस्ड, मशीन मेड गुड्स उतने मार्केट में नहीं है जितने कि हैंडमेड गुड्स हैं। तो तीसरा फैक्टर देखेंगे, द पेस ऑफ द चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज not set by steam powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of the growth in many non mechanized sectors such as the food processing, building, pottery, glass work, tanning, furniture making, and production of implements। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सी अभी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में भी जहाँ पे लोग काम कर रहे थे, जहाँ पे लोग हाथों से काम कर रहे थे, और जहाँ पे मशीन्स का कोई रोल नहीं था। देखिए, फूड प्रिजर्व करना, जैसे हम एग्जांपल लेंगे अचार बनाना, तो इसके लिए मशीन लाने की क्या ज़रूरत है, ये तो हाथों से हो सकता है। तो बिल्डिंग का काम है वो तो हाथों से होता है, जैसे मैसन होता है, कारपेंटर होता है, लेबरर्स होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। पॉटरी जो बर्तन हैं वो अभी भी हाथों से ही बनाए जाते थे। गिलास वर्क, टिनिंग, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, ये सारा काम अभी भी हाथों से हो रहा था। देखिए, चाकू बनाना है तो मशीन की क्या ज़रूरत है, हथौड़ा बनाना है, क्या ज़रूरत है मशीन की अभी, तो ये चीज़ें तो हाथों से बनेंगी। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ अभी भी लोगों के कंट्रोल में थी, अभी भी लोग यहाँ पे काम करते थे, ना कि मशीन्स। तो पहला फैक्टर हमने देखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट इंक्रीज़ हो गई, इंपोर्ट हो गया इंक्रीज़ रॉ मटेरियल का, और एक्सपोर्ट हो गया इंक्रीज़ फिनिश्ड गुड्स का, ख़ास तौर पे स्टील एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स और कॉटन टेक्सटाइल्स।
दूसरा हमने देखा जो 19th सेंचुरी में, या हम कहेंगे सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, अभी भी जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे लोग काम करते थे, लेबरर्स काम करते थे, वर्कर्स काम करते थे, मशीन्स नहीं। तीसरा हमने देखा वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मशीन्स का अभी कोई काम नहीं था, जैसे फर्नीचर बनाना, गिलास का काम करना, या फिर बिल्डिंग का, या फूड प्रोसेसिंग का, या फिर इसी तरह से इम्प्लीमेंट्स प्रोड्यूस करना। यहाँ पे मशीन्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे लोग काम कर रहे थे। मशीन्स अभी यहाँ इंस्टॉल नहीं किए गए। तो चौथा फैक्टर देखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला, जो नई मशीन्स बनाई गई इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो जिन्होंने उनको बनाया, जो इन्वेंटर्स थे, उन्होंने जो जो दावे किए थे वो अभी साबित नहीं हुए थे पूरी तरह। अभी भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उनको शक था इन मशीन्स पे कि अगर ये मशीन हमने ख़रीदी तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर ये कभी ख़राब हुई तो रिपेयर कौन करेगा, उससे ज़्यादा खर्चा आएगा। तीसरा, ये काफ़ी डेंजरस समझी जाती थी क्योंकि एक्सीडेंट्स ज़्यादा होने के चांसेस थे, हाथ पांव कटने के या फिर मरने के भी चांसेस थे इन मशीन्स में, क्योंकि इनको ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, यानी उस पर्सन की जिसको ये मशीन चलाने की पूरी ट्रेनिंग मिली हो। तो ट्रेनड लोग चाहिए, तो ट्रेनड चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, इनको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, और इसी तरह से जब कभी ये ख़राब होंगी तो वो खर्चा बहुत होगा। तो 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे अभी भी वो लेबरर्स प्रेफर करते थे रादर देन इंडस्ट्रीज़। तो केस एक लेंगे यहाँ पे जेम्स वाट का। जेम्स वाट वो पर्सन था जिसने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया, जो बनाया था न्यू कॉमन ने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं स्टीम इंजन की बात कर रहा हूँ। जेम्स वाट ने ये इम्प्रूव किया था वो इंजन जो न्यू कॉमन ने बनाया था। 1781 में इसको इम्प्रूव किया गया। तो उसका फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन, उसने भी एक नया मॉडल बनाया था, लेकिन बहुत सालों तक इसका कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। बल्कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड। ऑफ दीज 80 were in cotton industries, 9 in wool industries, and the rest in mining, canal, and ironworks. So, steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So, even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by the industrialists. तो dear students, यहाँ इस स्टीम इंजन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टीम इंजन ने जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी उसको बदल दिया। देखिए, पहले जो शिप्स थे वो विंड्स के बिना पर चलती थी। जो पहले शिप्स हुआ करते थे वो विंड के हिसाब से चलते थे। तो अगर ईस्ट से विंड आई है, वो वेस्ट की तरफ जा रही है, तो कोई भी शिप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा सकता था। इसी तरह से अगर वेस्ट से विंड्स आ रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है, तो वेस्ट से कोई शिप ईस्ट की तरफ आ रहा था। इट वॉज़ वेरी मच स्लो प्रोसेस एंड इट टुक ऑलमोस्ट मोर देन 6 months टू ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन स्टीम इंजन ने ये सिस्टम ही बदल दिया। स्टीम इंजन सबसे पहले जब शिप्स में यूज़ किया गया तो अब शिप का कंट्रोल अपने हाथ में आ गया, और जो ट्रैवलिंग पीरियड था वो करीबन 70% कम हो गया। तो जहाँ 6 महीने लगते थे वहाँ 1.5 से 2 महीने का टाइम लगने लगा स्टीम इंजन्स की वजह से। तो ये स्टीम इंजन जब इन्वेंट किया गया और इसमें फिर इम्प्रूवमेंट भी लाई गई, तो बहुत यूज़ किया गया इसको शिपिंग में। लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उन्होंने इसको ख़रीदने और इस्तेमाल करने से जो है अपने हाथ पीछे रखे, मतलब वो नहीं चाहते थे इसको यूज़ करना। क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा बहुत था, यानी इस स्टीम इंजन को ख़रीदना, फिर इस्तेमाल करना, फिर रिपेयर का काम, ये काफ़ी जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसिव था। तो इस वजह से वो क्या प्रेफर करते थे? हैंड लेबर, क्योंकि हैंड लेबर बहुत सस्ता था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 18th और 19th सेंचुरी में
बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास काम नहीं था, क्योंकि फ्यूडलिज्म की वजह से मेडिवल टाइम्स में उनकी लैंड्स छीनी गई थी या फिर उनकी लैंड्स बर्बाद हो गई थी नए नए स्ट्रक्चर्स की वजह से, नई बिल्डिंग्स की वजह से, नए घरों की वजह से, नए रोड्स की वजह से, रेलवे नेटवर्क की वजह से उनकी लैंड्स तबाह हो गई थी और वो लोग जाते थे काम ढूंढने के लिए। तो इस तरह से लंदन में अभी भी काम करने वाले मज़दूर, वर्कर्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन बहुत थे। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने सोचा कि हम क्यों नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें जबकि हमारे पास सस्ता लेबर है। और सस्ता लेबर यूज़ करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को अवॉइड किया। तो दैट्स वाई जो हिस्टोरियंस है वो हिस्टोरियंस क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं हमें। Look at this. Historians now have come to increasingly recognize that the typical workers in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and laborer. तो मिड 19th सेंचुरी यानी 1850s में अभी भी मशीन से ज़्यादा काम करने वाले जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे, जिनको हाथों का हुनर आता था, वो थे, और लेबरर्स जिनको कोई काम नहीं आता था, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड यानी जिनको कोई काम आता था या फिर जिनको काम नहीं आता था, ये दोनों बहुत अवेलेबल थे मार्केट में। तो इसीलिए इस पीरियड में ज़्यादातर हम देखते हैं इन लोगों का लेबर यूज़ किया गया। देखिए, जब ये फैक्ट्रीज़ या मिल्स में या इंडस्ट्रीज़ में काम करने जाते थे तो वहाँ इनको वेजेस लो दिए जाते थे और काम कराया जाता था मोर देन 16 आवर्स। तो 16 घंटे काम, लो वेजेस, और हेल्थ एंड सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं था, लीव या छुट्टी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अब ये नहीं करते, इनके पास और कोई काम नहीं था, इसलिए मजबूर होकर ये कम काम करते थे। तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर द मशीन्स। तो मशीन्स के बजाय इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपनी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स के बजाय लोगों को प्रेफर किया कि वो काम करेंगे, और मार्केट में भी इन चीज़ों की बहुत अच्छी खासी डिमांड थी। तो हम ये कह सकते हैं 1850s में मशीनों से ज़्यादा लोग काम करते थे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए फिटिंग शॉप एट अ रेलवे वर्क्स इन इंग्लैंड। इन द फिटिंग शॉप न्यू लोकोमोटिव इंजन्स वर कंप्लीटेड एंड ओल्ड वंस रिपेयर्ड। तो जहाँ जहाँ मशीन्स इंस्टॉल की गई वहाँ पे इस तरह की वर्कशॉप्स नज़र आते थे, पुरानी चीज़ों को रिपेयर करके फिर नया उनको ठीक कर देना। तो इस तरह से होता था। इसको देखिए, आपको नज़र आएगी स्पिनिंग फैक्ट्री इन 1830s। यू कैन सी हाउ गेंट व्हील्स मूव्ड बाय द स्टीम पावर could set in motion hundreds of spindles to manufacture thread। तो पहले मैंने जैसे बात की है स्पिनिंग जनी की, जो हाथों से चलती थी, अब बड़ी बड़ी मशीन्स इंस्टॉल हो जाएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी मशीन्स जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों थ्रेड्स प्रोड्यूस करती है, और इस तरह से जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया किस तरह से पहली पहली फैक्ट्रीज़ बनी जहाँ पे ज़्यादातर लोग काम करते थे, मशीनों से ज़्यादा लोग काम करते थे। फिर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड थी वो कितनी फास्ट थी। तो पहले पहले ये बहुत स्लो थी 18th और 19th सेंचुरी में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैंड लेबर एंड द स्टीम पावर। टिल देन, हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़।